Welcome back friends to our channel InfoFin. Today we will discuss about 5 main criteria of fundamental analysis. This video is mostly based on the stock selections and stocks for holding, and it is not for the intraday or swing trade purpose. This video is made for medium to long term purposes only. तो आइए चलते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है फंडामेंटल एनालिसिस का, उसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये जो 5 पॉइंट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हमारे हिसाब से ये 5 पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर अगर एनालिसिस करे और इसके ऊपर अगर स्टॉक को चूज करे तो अच्छा है। आपका एनालिसिस दूसरा भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट vital fundamental analysis point, and the debt to equity ratio is calculated by dividing the company's total liabilities by its shareholders equity. A good fundamentally strong company should have debt to equity ratio less than 15, and this ratio may vary person to person. One may consider less than 15 is a good ratio, and one may opt for less than 10 or less than 20 also, depending on his criteria of analysis. Next, high debt to equity ratio indicates that company may not be able to generate enough cash to satisfy its debt obligations. Lenders and investors usually prefer low debt to equity ratios because their interests are better protected in the event of business decline. जब भी कोई बिजनेस डिक्लाइन स्टेज में आता है, जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है, मतलब कम है, सबसे कम है, वो कंपनी का सर्वाइवल चांसेस जो है वो ज्यादा होता है। हायर लीवरेज रेशियोज टेंड्स टू इंडिकेट ए कंपनी और स्टॉक विथ higher risk to shareholders. Debt to equity ratio is not to compare across industry groups. We should not compare debt to equity ratio of Hindustan Unilever with State Bank of India or Tata Motors. Debt to equity ratio on long term can also be checked if the investment horizon is longer. Normally debt to equity ratios are two types. One is for long and one is for short. If the investment horizon is long or more than 2-3 years or 5 years, then we may consider longer debt to equity ratio also. Friends, आगे जाने से पहले एक चीज और बता रहा हूँ। ये जो 5 टूल्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दिस 5 टूल्स आर मोस्टली अवेलेबल इन एवरी स्कैनर्स इन द इंटरनेट। आप कोई भी स्कैनर्स को चूज करके इसको देख सकते हैं। अगर आपको उतना रिलायबल स्कैनर्स के बारे में मालूम नहीं है तो हमें इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें कुछ स्कैनर्स का लिंक भी दिया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कोई पर्टिकुलर स्कैनर्स को यूज करने के लिए। नेक्स्ट हमने एक चीज बनाया है कि जो निफ्टी 50 का कंपनी है एट प्रेजेंट जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 15 है, उसका एक लिस्ट है। उसमें लिस्ट में आप देख सकता है बजाज ऑटो, इन्फोसिस, आईटीसी, भारतीय इंफ्राटेल, टीसीएस, मारुति सुजुकी, ये सबका ऑलमोस्ट 0 डेट टू इक्विटी रेशियो है आज के दिन में। इसके बाद HUL, आईचार मोटर्स, हीरो मोटर कॉर्प्स, नेस्ले एटसेट्रा ऐसा है। तो आप लोग ये लिस्ट को भी देख सकते हैं अगर आज के दिन में आप एनालिसिस करना चाहते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट के ऊपर चलते हैं, वो है अर्निंग पर शेयर या EPS। ये भी एक पॉपुलर टूल्स है फंडामेंटल एनालिसिस करने का। Earning per share is a company's net profit divided by the number of common shares it has outstanding. Earning per share indicates how much money a company makes for each share of its stock and is widely used metric for corporate profits. आपका एक शेयर से वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमाता है वो अर्निंग पर शेयर को दर्शाता है। वी हैव टू सी वेदर अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी इज इंक्रीजिंग और नॉट, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस। हमको ये चीज देखना है कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है। हो सकता है कोई कंपनी का अर्निंग पर शेयर 15 है, किसी का 50 है, किसी का 100 है, बेस्ड ऑन ये कौन सा सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन बात यह है कि हमको देखना है कि अगर 20 अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का है तो उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में या लास्ट 3 क्वार्टर में या लास्ट 3 ईयर ऑन ईयर बेसिस में EPS जो है वो डिक्लाइन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है हमको उसको ध्यान देना है। अगर डिक्लाइन में है उसका मतलब धीरे धीरे इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट रहा है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी का 20 है तो 19.5 होने से उसको हम लोग जांच करेंगे कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी घट गया है। कंसिडरेबल अमाउंट होना चाहिए, कुछ परसेंटेज होना चाहिए। 20 के बाद अगर नेक्स्ट क्वार्टर में उसका 17 हो गया तो उसको कंसिडर हम लोग कर सकता है। और अक्रॉस द सेक्टर कोई कंपनी का EPS कभी टैली नहीं करना है। अगर ब्रिटानिया को टैली करना है तो ब्रिटानिया को मैरिको के साथ टैली करना है या HUL के साथ करना है या ITC के साथ करना है। इसको बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक से टैली नहीं करना है। कंपनी विद डिक्रीजिंग EPS टू बी अवॉइडेड, जो हमने बताया। हायर अर्निंग्स पर शेयर इज ऑलवेज बेटर देन अ लोअर रेशियो बिकॉज दिस मीन्स द कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल
and the company has more profits to distribute to its shareholder. नेक्स्ट चलते हैं, हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो नॉर्मली ये नहीं बताना चाहते हैं और इसका जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, वो है चेंज इन होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर्स एंड FII, DII और म्यूचुअल फंड इन लास्ट 3 मंथ्स। ये जो पैरामीटर है ये खास तौर में जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पोजीशन हम लोग लेते हैं कोई भी स्टॉक में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में इसको आदमी लोग देखता ही नहीं है। ऑफलोडिंग ऑफ पोजीशन होल्डिंग बाय बिग प्लेयर्स मींस स्मार्ट मनी हैज लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन द स्टॉक एंड वाइस वर्सा। जो स्टॉक से बिग प्लेयर्स अपना पैसा उठा ले रहा है, FII, DII या म्यूचुअल फंड पैसा उठा ले रहा है, उसमें कभी नहीं निवेश करना है। और अपोजिट में जिसमें FII, DII या म्यूचुअल फंड पैसा ऐड कर रहा है उसमें हमेशा करना है फॉर शॉर्टर टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीजेस व्हेन देयर इज एन इंटरनल ग्रोथ एंटिसिपेटेड इन द कंपनी। सिमिलरली डिक्रीजिंग प्रोमोटर्स होल्डिंग इंडिकेट समथिंग नेगेटिव टू कम। कोई भी कंपनी में अगर प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ा रहा है उसका मतलब है वो आने वाला दिन में उसका जो प्रोमोटर्स है, उसका जो मैनेजमेंट है या उसका जो मालिक है, ओनर्स है, उसको मालूम है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाला है या ये कंपनी से अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, ग्रो कर सकता है। और उल्टा में अगर प्रोमोटर होल्डिंग घट रहा है इसका मतलब है जो प्रोमोटर्स है वो अपना कंपनी के ऊपर ही कॉन्फिडेंस को लूज कर रहा है, जो ज्यादातर केसेस में होता है जो कंपनी डूबने वाला है उस केस में। उसका सबसे बड़ा एक जो उदाहरण है वो है येस बैंक। हम लोग देखा है उसका प्रोमोटर कैसे करके अपना होल्डिंग को घटा के एकदम नील के बराबर कर दिया। फोर्स चेंज ऑफ होल्डिंग ड्यू टू गवर्नमेंट सर्कुलर मे गिव टेम्पोररी टर्ब्यूलेंस इन द स्टॉक प्राइस बट इन लॉन्ग टर्म नॉट हैविंग मच इफेक्ट। कभी कभी ये होता है कि सेबी का सर्कुलर या गवर्नमेंट का सर्कुलर या रिजर्व बैंक का सर्कुलर ऐसा आया कि कोई भी सेक्टोरल में इतना परसेंटेज के ऊपर FII होल्डिंग या प्रोमोटर होल्डिंग नहीं होने का है। उस केस में क्या होगा, जो स्टॉक में प्रोमोटर होल्डिंग या FII होल्डिंग ज्यादा है उससे उसको घटाना पड़ेगा। तो ये सब चीज जो है ये सर्कुलर बेस्ड है, इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है। इसके चलते क्या होता है, शॉर्ट टर्म में 20-25 दिन या 1 महीना 2 महीना में इसका प्राइस में टर्ब्यूलेंस आ सकता है, लेकिन इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसका प्राइस हमेशा ग्रोथ दिखाता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स नॉर्मली चूज द काउंटर्स where growth is about to come, so track mutual funds stock addition और deletion is very important। फ्रेंड्स इसमें हम लोग कहाँ से देख सकता है, हमारा चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग का एडिशन डिलीशन होता है उसके ऊपर हमारा वीडियो बना हुआ है। वो मोस्टली म्यूचुअल फंड इंडिया का जो डेटा होता है उसके ऊपर हम लोग देख सकता है, तो ये चीज के ऊपर आप लोग ध्यान रखें। फोर्थ पॉइंट जो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको ROE कहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन इक्विटी फॉर द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर, उससे हम लोग का रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। Return on equity measures how effectively management is using company's asset to create profits. Whether an ROE is considered satisfactory will depend on what is normal for the industry or company peers. इसमें भी वही है कि ROE ऑफ टाटा मोटर्स कैनॉट बी कंपेयर्ड विथ ROE ऑफ HDFC बैंक। टाटा मोटर्स का जो ROE है उसको मारुति सुजुकी का ROE से कंपेयर करना है। डोंट कंपेयर ROE अक्रॉस द सेक्टर्स। तो फ्रेंड्स इसको भी आप लोग देखिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इंक्रीमेंटल होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में या क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में अगर रिटर्न ऑन इक्विटी उसका ज्यादा है, उसका मतलब है उसका अपना जो एसेट्स है उससे वो ज्यादा प्रॉफिट्स क्रिएट कर पा रहा है, तो उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। लास्ट जो पॉइंट है वो है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट मार्जिन। फ्रेंड्स ये भी किसी ने आपको नहीं बताएगा, हमारे चैनल के ऊपर हम लोग इसके बारे में चर्चा खाली करते हैं। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? नेट प्रॉफिट मार्जिन इज द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिमेनिंग आफ्टर ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स, जिसमें कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स नहीं आता है, हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम ए कंपनीज टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट से जितना सारा एक्सपेंसेस है उसको निकालने के बाद जो पड़े रहता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू हाउ मच नेट इनकम और प्रॉफिट इज जनरेटेड एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। टोटल जो हमारा रेवेन्यू है उससे कितना हमको नेट प्रॉफिट मिल रहा है उसका जो कैलकुलेशंस है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। Increasing net profit margin indicates company is in continuous profit and stock shall give positive return in future। तो फ्रेंड्स इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में या ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको बढ़ाते जा रहा है, इसका मतलब है दैट कंपनी इज पर्टिकुलरली फंक्शनिंग वेल अक्रॉस द सेगमेंट्स। तो इसमें हमें ध्यान देना जरूरी है। So friends, today we have discussed regarding the 5 main criteria of fundamental analysis.
डेट टू इक्विटी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, change in holding of promoters and FII DII mutual fund in last 3 months, return on equity and growth in net profit margin। ये चीज को आप लोग को ध्यान देना जरूरी है कोई भी निवेश से पहले, फॉर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लेकिन इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के पर्पस में इसका कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा एक बात है, ये जो 5 क्राइटेरिया है ये फिट होता है नॉन बैंकिंग सेक्टर के लिए। बैंकिंग सेक्टर के लिए जो है वो आने वाला दिन में भी हम लोग एक वीडियो लाएंगे। उसमें मेनली जो कंसीडर करना है, हमारा पिछला दिन का एक वीडियो में हम लोग मेंशन किया है, ज्यादातर ध्यान देता है जो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, कासा रेशियो, ये सब के ऊपर। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। आशा करता हूँ आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।